हाय गाइस, तो आज हम लेकर आए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन का मतलब है कि फटाफट हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जितने उसके टॉपिक हैं कंप्लीट करेंगे। इसमें हम सिनॉप्सिस देखेंगे, की पॉइंट्स देखेंगे कि आप एक क्वेश्चन आंसर में कितने पॉइंट्स लिख सकते हो और उठा लीजिए अपने सिलेबस। मैंने जैसे मेरे पास एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, एनडीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का भी सिलेबस है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ाने के लिए क्या क्या बुक्स लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एस के कपूर, ये सेमेस्टर के पेपर के लिए कंपलसरी है, एस के कपूर आप ले सकते हो। और उसके साथ मैं लेकर आई हूँ कुछ अपने अलग से नोट्स, अपने सेल्फ नोट्स, और आप ले जाइए बेयर एक्ट। ये मेरे पास बेयर एक्ट है, आप बेयर एक्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जितना भी कवर कर सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि लीडिंग केस के लिए हम एक सेकेंड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपकी सारी लीडिंग केसेस को हम कवर करेंगे। उसमें आपकी लीगल इश्यूज, फैक्ट, जजमेंट, वर्डिक्ट, सब कुछ। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए करते हैं। तो आज हम समझते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या। जैसे कि हम आपको लास्ट वीडियोस में भी इसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। ये भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जिसका इन्फोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872, जिसमें टोटल सेक्शन है 266। चलिए तो हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट है क्या। संविदा, संविदा क्या है? तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको इजी वर्ड में समझाती हूँ। जैसे कि आप कोई सब्जी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक पनीर की सब्जी बनाते हैं, तो पनीर की सब्जी में क्या क्या यूज होता है, पनीर क्या है, प्याज क्या है, टमाटर क्या है, मसाले क्या है, उसको मिलाने के बाद एक जो सब्जी बनती है उस डिश को पनीर की सब्जी बोलते हैं। वैसे ही संविदा, संविदा के अंदर संविदा बनने के लिए क्या क्या की पॉइंट्स लगते हैं हम उसको समझेंगे। जैसे कि प्रपोजल, प्रस्ताव, प्रपोजल आता है, एक्सेप्टेंस आता है, स्वीकृति आती है, इसके बाद कंसीडरेशन आता है, एग्रीमेंट आता है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट आती है। तो हम सबको समझेंगे कि क्या है प्रस्ताव, क्या है स्वीकृति, क्या है कंसीडरेशन, क्या है एग्रीमेंट, क्या है वॉइडेबल एग्रीमेंट, क्या है वॉइड एग्रीमेंट, और फिर क्या बनती है कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सबको मिलाने के बाद बनती है कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है प्रपोजल, प्रस्ताव। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेयर एक्ट में सेक्शन 2A, सेक्शन 2A अगर आप बेयर एक्ट खोलोगे तो यहाँ आपको सेक्शन 2A, जैसा कि मैं बताती हूँ, ये जो वीडियो है ये सेमेस्टर एग्जाम के लिए वीडियो है। तो अगर बच्चे बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो वो बुक प्रेफरेंस करें, वो बेयर एक्ट नहीं उठाएं, क्योंकि बेयर एक्ट आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए नहीं है। मैं प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। आप कोई भी ऑथर की बुक उठा सकते हैं। मैं किसी भी पर्टिकुलर किसी ऑथर के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप इन्हीं की उठाइए। मैं एस के कपूर की इसलिए लेती हूँ क्योंकि एस के कपूर में आपका फुल सिलेबस कंप्लीट आ जाता है। फिर उसके बाद जैसे एलएलबी वाले हैं, एलएलबी वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम बेयर एक्ट उठाएं कि बुक उठाएं कि क्या उठाएं। तो मैं अगर उनसे बोलूंगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस उनको भी मैं बेयर एक्ट का नहीं दूंगी, बुक का दूंगी। पर हाँ, जैसे कि आपका सिलेबस सेक्शंस में डिवाइड है तो मैं बेयर एक्ट प्रेफरेंस करती हूँ कि बेयर एक्ट भी ले लीजिए, क्योंकि आपको सेक्शंस लर्न करने हैं। तो आप एलएलबी वाले बेयर एक्ट एंड बुक दोनों ले सकते हैं, और बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले सिर्फ बुक ही प्रेफरेंस करेंगे। तो आज हम समझते हैं भारतीय संविधान अधिनियम में प्रस्ताव क्या है। देखिए जब आप बेयर एक्ट उठाएंगे तो सेक्शन 2A, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में प्रस्ताव की परिभाषा दी गई है कि प्रस्ताव होता क्या है। प्रपोजल, प्रस्ताव मतलब प्रपोजल। हो सकता है बच्चों की ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी बन जाए, पर आप इसको 1.25x में भी देख सकते हो, 1.5x में देख सकते हो, ये आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है। पर हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं और हमारा एक्ट ज़्यादा है तो हम थोड़ी लंबी बुक वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रपोजल क्या है। तो देखिए प्रपोजल जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी समझाया था, जहाँ एक पर्सन अपनी विल के अनुसार किसी दूसरे पर्सन से कुछ कार्य करने के लिए या ना करने के लिए अपनी रजामंदी, अपनी इच्छा प्रकट करता है, इस उद्देश्य से कि अदर पर्सन, कोई अदर व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इसको हम प्रस्ताव कहते हैं। मान लीजिए मैं ए ने
ए ने बी को एक पेन बेचने के लिए कोई प्रस्ताव किया। ए ने बी को कोई एक पेन बेचने के लिए एक प्रपोजल रखा कि मैं 10 रुपए में ये पेन बेचना चाहता हूँ। यहाँ 10 रुपए में पेन बेचना ए की इच्छा के अनुसार है, रजामंद ए की इच्छा के अनुसार है, और वो चाहता है कि या तो बी उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे, मतलब अपनी अनुमति प्रकट करे। तो अगर आप देखेंगे लीगली वर्ड में, तो इसमें बोला गया है जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या ना करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य व्यक्ति की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्तावना करता है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि लीगल लैंग्वेज हिंदी में टफ है। इंग्लिश में अगर आप चाहो तो दोनों लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं बता दूं कि ये लीगल लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो आपने कभी सुने नहीं, तो आप शॉक मत हुइएगा, ये नॉर्मल है, आपको सीखने पड़ेगा, ठीक है। तो जहां हमने देखा प्रस्ताव की परिभाषा कि वन पर्सन, किसी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी विल के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ बात को करने या ना करने की इच्छा के लिए दूसरे व्यक्ति से उस बात को करने या ना करने की अनुमति अभिप्राप्त करने के लिए, उसकी कंसेंट प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव देता है, तो उसको प्रपोजल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको कहीं ऑफर वर्ड यूज हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रस्ताव में कि इंग्लिश वर्ड में प्रपोजल और ऑफर सेम वर्ड होता है, ये दोनों सेम ही है। ये इंग्लिश बुक में ऑफर वर्ड यूज हुआ है, और इसका जो भी डेफिनेशन है वो हमारे इंडियन लॉ में नहीं दी गई। बुक में जरूर इसका शब्द यूज किया गया है, पर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। डेफिनेशन इसी वर्ड की दी गई है, प्रस्ताव क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बच्चे प्रपोजल और ऑफर को बहुत डिफरेंट समझते हैं, दोनों अलग है। नहीं, दोनों अलग नहीं है, सेम है। तो चलिए, जैसे कि हमने प्रस्ताव की परिभाषा समझी, अब हम समझते हैं प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट। जैसे कभी भी आप सेमेस्टर में एग्जाम लिखोगे तो अगर उन्होंने बोला प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव के प्रकार बताइए, तो बच्चे सिर्फ प्रस्ताव और प्रस्ताव के प्रकार लिखकर आ जाते हैं। आप लिख भी सकते हो, पर अगर आपकी स्पीडिंग अच्छी है तो आप आवश्यक तत्व भी जरूर लिख कर आइए। आवश्यक तत्व कहीं और से नहीं निकलते, ये डेफिनेशन से ही आपको निकाले जाते हैं। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से आती है तो आप अपना 60 से 70% आंसर लिख सकते हो। 30% आंसर में आपका लैंडमार्क जजमेंट हो गया, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ये आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या होंगे। प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, उसमें से सबसे पहले आता है प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स, प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट। पहला आता है कम्युनिकेशन, संसूचना होना चाहिए। जहां दो पार्टी ए और बी, अगर कोई पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी एग्रीमेंट को बना रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हैं, तो जिस व्यक्ति के लिए प्रपोजल आया है उसको उस प्रपोजल की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन, ए ने बी को 10 रुपए में पेन बेचने का प्रपोजल दिया, 10 रुपए में पेन बेचने का प्रपोजल दिया। अब ये जो एग्रीमेंट, ये जो प्रपोजल जा रहा है, ये बी के लिए जा रहा है, तो यहाँ बी की जानकारी में होना चाहिए कि ए जो एक पर्सन है, उसने मुझे 10 रुपए में पेन बेचने के लिए एक प्रपोजल दिया है। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। मान लीजिए अगर ए ने बी को 10 रुपए में पेन बेचने का प्रपोजल किया, पर उसने डायरेक्ट बी से ना बोल के सी को बोला, तो क्या ये प्रपोजल में कम्युनिकेशन माना जाएगा? नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए आपने ये प्रपोजल दिया है उस व्यक्ति को ही उस प्रपोजल की जानकारी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इसी को बोलते हैं। इसमें एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आता है, लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त। लालमन शुक्ल वर्सेस गौरीदत्त। 1930।
लालमन शुक्ल वर्सेस गौरियर बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी लैंडमार्क जजमेंट की, तब मैं इस जजमेंट को फुल इसको एक्सप्लेन करूंगी। बस इसका वर्डिक्ट सुन लीजिए। इसमें ये बोला गया था कि किसी भी प्रपोजल का कम्युनिकेशन होना जरूरी है, उसका नॉलेज में होना जरूरी है। अगर जिस व्यक्ति को कोई प्रपोजल दिया गया है उसका नॉलेज नहीं है, उसको उसका कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो वैलिड प्रपोजल नहीं माना जाएगा। तो मुझे लगता है आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया कि प्रस्ताव की आवश्यकता तत्व में सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन होना जरूरी है। दूसरा होता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसको बोल सकते हो लीगल रिलेशनशिप। कहीं भी आप कोई प्रपोजल दे रहे हो किसी व्यक्ति को, तो उनके बीच में विधिक संबंध होना जरूरी है। विधिक संबंध का मतलब है जहां आप किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में रखे उसके ऊपर राइट्स और लायबिलिटी ला सकते हैं। राइट्स और लायबिलिटी ला सकते हैं, जहां आप रेमेडी मांग सकते हैं। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आप रेमेडी मान सकते हैं। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है वॉल 4 वर्सेस वॉल 4। वॉल 4 वर्सेस वॉल 4, जिसमें बोला गया था कि दो पार्टीज के बीच अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, अगर किसी एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को प्रपोजल दिया है, तो उनके बीच लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। मतलब आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, जिससे आपके राइट और लायबिलिटी को एनफोर्स में लाया जा सके। इस तरीके से आपका सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड है सर्टेनिटी, निश्चितता सर्टेनिटी। अगर आप कोई प्रपोजल दे रहे हो किसी व्यक्ति को, तो उस प्रपोजल में स्पष्ट बातों में लिखा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप किस चीज का प्रपोजल दे रहे हो। मान लीजिए ए ने बी को तेल बेचने का एक प्रपोजल दिया। ए के पास 3 तरीके के तेल बेचे जाते हैं। 3 तरीके के तेल बेचे जाते हैं, नारियल का, सरसों का या एक और किसी का। पर ए ने जो प्रपोजल बी को दिया उसमें उसने डिफाइन नहीं किया कि मैं इस तेल को बेचने के लिए आपसे प्रस्ताव रखता हूं। तो क्या यहाँ सर्टेनिटी है? नहीं, यहाँ सर्टेनिटी नहीं। तो प्रस्ताव का तीसरा आवश्यक तथ्य है कि जब आप किसी प्रस्ताव को दे रहे हो तो पार्टीज को उस प्रस्ताव के बारे में स्पष्टता हो कि किस बारे में आप उसको प्रस्ताव दे रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आपके 3 टाइप के आवश्यक तत्व होते हैं। पहला होता है कम्युनिकेशन, सेकंड होता है लीगल रिलेशनशिप वॉल 4 वर्सेस वॉल 4, इसमें लैंडमार्क जजमेंट आता है, और तीसरा होता है सर्टेनिटी। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल के प्रकार क्या है, इसको मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है। जब हम पर्टिकुलर इनको डिफरेंट तरीके से समझेंगे सिंगल टॉपिक को, तो हम इसके और डीपली इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए प्रस्ताव के प्रकार। अभी तक हमने देखा कि प्रस्ताव क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या है। अब हम समझेंगे प्रस्ताव के प्रकार। प्रस्ताव के प्रकार, जैसे कि मैंने एक और क्लास में प्रस्ताव के प्रकार की क्लास ली थी, उसमें मैंने 4 टाइप के प्रस्ताव को समझाया था, जिसमें था फर्स्ट था जनरल ऑफर, समान प्रस्ताव, सामान्य प्रस्ताव। सेकंड था स्पेसिफिक ऑफर, विनिर्दिष्ट या विशिष्ट प्रस्ताव। तीसरा था प्रति प्रस्ताव क्रॉस ऑफर। इंग्लिश वाले लिखते जाइए, अगर मैं बोल रही हूँ और मैं यहाँ नहीं लिख पा रही हूँ तो आप लिखते जाइए, मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट है जनरल ऑफर, समान प्रस्ताव। सेकंड है विशिष्ट प्रस्ताव, स्पेसिफिक ऑफर। तीसरा है प्रति प्रस्ताव, क्रॉस ऑफर। फोर्थ है स्थानापन्न प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। ठीक है, एक आता है, नेक्स्ट आता है स्थायी प्रस्ताव, स्थायी प्रस्ताव, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। नेक्स्ट आता है प्रस्ताव का निमंत्रण, प्रस्ताव का निमंत्रण।
इनविटेशन टू ऑफर मार्केट में बहुत चलता है। इनविटेशन टू ऑफर जब आप टेंडर सुनोगे या आप ऑनलाइन आप शॉपिंग करने जाते हो या रेस्टोरेंट में जाते हो, ये सारी जो एग्जाम्पल है वो इनविटेशन टू ऑफर के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर जिसको बोलते हैं स्पष्ट प्रस्ताव। स्पष्ट प्रस्ताव आपको बता दूं, हो सकता है आपकी बुक में, ये आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा। बेयर एक्ट में सिर्फ आपको डेफिनेशन ही मिलेगी और उससे रिलेटेड आपको सेक्शंस मिलेंगे। ये जो है आपको बुक में मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बुक में आपको ये सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हो सकता है 3 टाइप के हो बताया गया हो उसमें, जनरल ऑफर, विशिष्ट प्रस्ताव और कुछ इनमें से एक और कुछ। पर जो मैं ये आपको लिखवा रही हूँ ये मेरे खुद के सेल्फ नोट है, मैं उससे आपको समझा रही हूँ। इस टाइप के भी प्रकार होते हैं प्रस्ताव के। नेक्स्ट है, लास्ट हम बोल सकते हैं इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर जिसको बोलते हैं गर्भित प्रस्ताव। देखिए 4 टाइप के ऑफर को मैं ऑलरेडी पहले समझा चुकी हूँ। जनरल ऑफर मैं समझा चुकी हूँ, जो पर्टिकुलर समान जनता को दिया गया हो, किसी एक पर्सन को नहीं दिया गया हो। जैसे मैं हूँ, मेरा अगर डॉग गुम गया है तो मैं किसी भी व्यक्ति को बोल सकती हूँ कि अगर मेरा जो भी डॉग ढूंढ कर आएगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगी। इसको हम जनरल प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है, समान जन समूह को देना। विशिष्ट प्रस्ताव वो होता है जो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को ही दिया गया हो। जैसे राम ने श्याम को ही कोई प्रस्ताव दिया हो कि आप ही परफॉर्म करोगे, तो ये होता है स्पेसिफिक ऑफर। क्रॉस ऑफर वो होता है एक ही टाइम पे आपने, जब 2 व्यक्ति ने एक ही ऑफर के लिए एक ही टाइम पे दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दिया हो। जैसे ए बोलता है मैं अपनी साइकिल बी को 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ, और बी भी उसी टाइम ए से बोलता है कि मैं आपकी साइकिल 10,000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। यहाँ दोनों पार्टीज को नहीं पता है कि ऑफर आ रहा है, पर सेम टाइम पे सेम चीज के लिए ऑफर आ रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रति प्रस्ताव, क्रॉस ऑफर, ठीक है। एक होता है काउंटर ऑफर, स्थानापन्न ऑफर, जहां कोई व्यक्ति ने मेन ऑफर दिया हो और उस ऑफर को बदल दिया गया। इसको आप बार्गेनिंग भी समझ सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति ने बोला है कि ए बी से बोलता है कि मैं एक पेन आपको 10 रुपए में बेचना चाहता हूँ, ये हुआ 10 रुपए में बेचना, मेन प्रस्ताव। पर अगर बी इसको बोलता है कि नहीं ये मैं 8 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, तो जहां आपका मेन प्रस्ताव, मेन मूल प्रस्ताव जो चेंज हो जाता है उसको हम काउंटर ऑफर बोलते हैं। मूल प्रस्ताव को ही बदल देना, बार्गेनिंग। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो ये बार्गेनिंग कहलाती है, ठीक है। ये होता है आपका काउंटर ऑफर। तो 1 2 3 4 प्रस्तावों को मैं बता चुकी हूँ। मेरी एक लास्ट प्रीवियस क्लास है, उसमें आप देख सकते हो। आज से हम पढ़ेंगे स्थायी प्रस्ताव। इसको हम चालू प्रस्ताव भी बोलते हैं। स्थायी इसको बोलते स्टैंडिंग ऑफर। ऐसे ऑफर जो कंटिन्यू बने रहते हैं, कंटिन्यू बने रहते हैं, एक विशिष्ट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बना ही रहता है, ऐसा ऑफर स्टैंडिंग ऑफर होता है। जैसे कि न्यूज़पेपर वाले से, ये हमारा एक ऑफर ही है। न्यूज़पेपर वाला आता है हमको हर महीने, उसको हमें हर महीने बोलना नहीं पड़ता, हर दिन बोलना नहीं पड़ता है कि आप मुझे हर दिन पेपर दो। ये एक स्टैंडिंग ऑफर है, वो डालता जाता है, हमारे द्वारा एक्सेप्ट होता जाता है और हम उसको मंथली पैसा देते रहते हैं। दूध वाला हो गया, न्यूज़पेपर वाला हो गया, मेट्रो टिकट हो गई, जो कार्ड बन जाते हैं, ये सारे जो ऑफर आते हैं ये आते हैं स्टैंडिंग ऑफर में, ठीक है। इसके बाद आता है इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर एक बहुत फेमस ऑफर है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इन्विटेशन टू ऑफर में जो टेंडर वर्ड यूज होता है, टेंडर यूज जो होता है, ये स्टैंडिंग ऑफर है और इन्विटेशन टू ऑफर दोनों में फॉल करते हैं। पर हमारी जो आज जैसे आपने देखा है ऊपर लिखा हुआ है रैपिड रिवीजन, हम बहुत डीपली नहीं जा सकते। हम सिर्फ आपको टाइप्स इसलिए भी बता रहे हैं और हेडिंग इसलिए बता रहे हैं कि आप आंसर में लिख पाओ, ठीक है। बुक में आप ढूंढना, बुक में ये मिल जाएगा आपका प्रस्ताव का निमंत्रण। ये बहुत फेमस ऑफर का टाइप है, ये मिल जाएगा। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए तो इससे आप समझ जाओगे। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, नीलामी की जो एडवर्टाइजमेंट आता है उस वो स्टैंडिंग ऑफर होता है, ठीक है। टेंडर और मेनू कार्ड ऑफ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में हम मेनू कार्ड में जाते हैं, जब मेनू कार्ड देखते हैं। स्टैंडिंग ऑफर आप तो इन्विटेशन टू ऑफर आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो प्रोमिसर होता है वो चाहता है कि आप आओ और हमारे द्वारा जो चीज़ दी गई है उसको ही आप उससे डिमांड करो और फिर हम उसको सप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास होगा
तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। जैसे हम मेन्यू कार्ड में जाते हैं, मेन्यू कार्ड देखते हैं, हम किसी होटल में जाते हैं और होटल में हम मेन्यू कार्ड देखते हैं, जो होटल का जो स्टाफ होता है जो मेन्यू कार्ड देता है, ये हमें देता है कि हमारे पास ये चीज उपलब्ध है, आप बताइए, हमें ऑफर दीजिए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमने पनीर टिक्का ऑर्डर किया, अब उनके पास पनीर टिक्का अवेलेबल होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही कुछ इसके एग्जाम्पल है इनविटेशन टू ऑफर की, ठीक है। तो आप लिख सकते हो मेन्यू कार्ड ऑफ रेस्टोरेंट, और प्राइस टैग जो उसमें गुड्स में जो प्राइस टैग डिस्प्ले में लगे रहते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे पास ये है, आप ऑफर दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद आता है स्पष्ट एक्सप्रेस ऑफर, स्पष्ट ऑफर, जहां पर स्पष्ट तरीके से लिखा हो, बताया गया हो, उसको हम बोलते हैं स्पष्ट प्रस्ताव। और इम्प्लाइड गर्भित प्रस्ताव उसको बोलते हैं जहां आप कंडक्ट के द्वारा कोई चीज एक्सेप्ट कर रहे हो और इस तरह आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा कोई ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। तो इस तरीके से 8 प्रकार से हमारे ऑफर के प्रकार बताए गए हैं। अब अगर आप इसका सनॉप्सिस लिखोगे तो आपको सनॉप्सिस कैसे लिखना है मैं बता दे रही हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो, प्रस्ताव क्या है और प्रस्ताव के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। व्हाट इज ऑफर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है। या आ गया प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव के एसेंशियल एलिमेंट क्या है, या सीधे बोल दिया कि स्टैंडिंग ऑफर को समझाइए कि इसको समझाइए, कुछ भी तरीके से आपके क्वेश्चन सेमेस्टर के बन सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कभी भी अपना आंसर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सनॉप्सिस बनाइए। मैं अपने और जो मेरे बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि चेकर्स को अगर बहुत थोड़ा सा आप उनको दिखाएंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखोगे तो चेकर्स आपको मार्क्स भी अच्छा देंगे। तो सनॉप्सिस क्या होता है आप पहले बना सकते हो, रूपरेखा, जिस तरीके अगर आप सनॉप्सिस समझो तो इसका मतलब है आप बुक का इंडेक्स बना रहे हो। जब आप बुक में देखोगे तो सामने जो इंडेक्स होता है ना, एक टॉपिक दिया रहता है, उसमें बताया जाता है कि हम इस चीज को इतनी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं अंदर, उसी को हम सनॉप्सिस कहते हैं। तो अगर आ गया प्रस्ताव क्या है, तो प्रस्ताव को आप कैसे समझाओगे, पहले आप डालोगे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड डालोगे परिभाषा, परिभाषा में आप यहाँ समझा सकते हो, सेक्शन 2A लिख सकते हो कि हम ये परिभाषा इसकी समझा रहे हैं। अगर कोई ऑथर है, सामान्य है, विंडफील्ड है, आप यहाँ उनके नाम लिख सकते हो और अंदर कॉपी में इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तीसरा आप डालोगे, अब जैसे उन्होंने बोला प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव के आवश्यक तथ्य या प्रकार या जो भी पूछा हो, तो आप हमेशा ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन जिस चीज की पहले डिमांड कर रहा है आपको वो लिखना है। अगर क्वेश्चन आया प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव के प्रकार बताइए, तो पहले आपको प्रस्ताव समझाना है, परिभाषा और उसके प्रकार। फिर अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप आवश्यक तथ्य को भी यहाँ लिख दीजिए और लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है। ये आपको खुद वहां डिसाइड करना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है। तो यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है प्रस्ताव क्या है, उसके प्रकार बताइए, तो यहाँ आप प्रकार की हेडिंग डालोगे। सिर्फ ये हेडिंग चलनी है, बाहर आपके सनॉप्सिस में हेडिंग डलती है और अंदर एक्सप्लेन होता है। और यहाँ आप प्रस्ताव के 8 प्रकारों के नाम लिखोगे और इसको अंदर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। फोर्थ में आप लिख सकते हो प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, ठीक है। जब आप प्रस्ताव के आवश्यक तत्व डालोगे तो यहाँ जो मैंने आपको 3 हेडिंग बताई थी, कम्युनिकेशन होना जरूरी है, लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है और सर्टिनिटी, तो उनको यहाँ आप ये पॉइंट लिख सकते हो, कम्युनिकेशन, लीगल रिलेशनशिप और सर्टिनिटी। अब आपके पास और टाइम मिला है तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, लैंडमार्क जजमेंट, लालमन शुक्ल का केस डाल सकते हो, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये जर्नल ऑफर के हैं, आप चाहे तो वहां डाल सकते हो या अलग से समझा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम आपका माइंडसेट क्या है और आप कैसे आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे हमने प्रस्ताव का टॉपिक समझा, अब इसके बाद हम आते हैं एक्सेप्टेंस। थोड़ा सा स्पीड में हम इसलिए भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको कुछ टॉपिक को कवर करना है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होता है, स्वीकृति क्या होता है, तो जब आप सेक्शन 2 सब क्लॉज बी, बेयर एक्ट में सेक्शन 2 और सब क्लॉज बी ओपन करोगे तो वहां आपको एक्सेप्टेंस की, स्वीकृति की परिभाषा दी गई है।
अगर आप अपनी बेरेक्ट में नजर डालोगे या बुक में आप देखोगे, स्वीकृति का अलग से टॉपिक दिया गया है। आप स्वीकृति के टॉपिक को पढ़ोगे, वहां पे आपको डेफिनेशन दी गई है। एक तरीके से डेफिनेशन है, जब वह व्यक्ति जिसे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। अब हम इसको समझते हैं, ये बोल क्या रहा है। स्वीकृति, ठीक है। आपने अभी समझा प्रपोजल क्या है, जहां एक पर्सन किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए, ना करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार कोई प्रस्ताव रखता है। अब क्या प्रस्ताव रखना बस संविदा बनाएगा? क्या प्रस्ताव रखना बस तो संविदा नहीं बनाएगा ना, प्रस्ताव के साथ आपको एक्सेप्टेंस भी तो चाहिए। तो आप लिख सकते हो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, ठीक है। कंसीडरेशन ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बन रहा है अभी ये करार। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, मैथ तो पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, प्लस प्रतिफल बराबर करार। ये अभी करार बना है, एग्रीमेंट बना है, हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। मैंने प्रीवियस अपनी जो लेक्चर है उसमें मैंने पूरा एक चार्ट बनाया है कि प्रपोजल से लेके संविदा तक के कितने स्टेप हैं, 5 स्टेप है और कैसे बन रहा है, आप वो देख लीजिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्वीकृति क्या है? स्वीकृति तो जहां एक व्यक्ति ने कोई प्रस्ताव भेजा है, उस व्यक्ति को, जिसको वो चाहता है कि उस प्रस्ताव के लिए अपनी अनुमति संज्ञापित करे, अपनी कंसेंट दे। जब वो पर्सन कंसेंट दे देता है, जब ऐसा पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया इसके विल के अकॉर्डिंग, ठीक है, चेंज करके नहीं, इसके विल के अकॉर्डिंग, तो ऐसा जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। और ये दो जो पार्टीज होते हैं ये होते हैं प्रोमिसर, वचनकर्ता, प्रोमिसर, और वचन ग्रहीता, प्रोमिसी, ठीक है। और ये दोनों मिलके बनते हैं वचन। सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में इसकी डेफिनेशन दी गई है। जो व्यक्ति प्रपोजल देता है वो होता है प्रोमिसर, जो व्यक्ति प्रपोजल एक्सेप्ट करता है वो होता है प्रोमिसी, और ये दोनों मिलके बनते हैं वचन, ठीक है। तो चलिए अपने अपनी किताब बुक में एक्सेप्टेंस का चैप्टर ओपन कर लीजिए। क्या है एक्सेप्टेंस, इसको हम आज समझते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर 3 स्वीकृति। एक महान विधि शास्त्री ने स्वीकृति की परिभाषा दी है, आप चाहे तो लिख लीजिए, मैं बोल रही हूं। स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो कि जलती हुई तीली का बारूद की गाड़ी के साथ। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर what a lighted match is to a train of gunpowder। ये हमारे विधि शास्त्री हैं, आपको बुक में मिल जाएगा। एंडसन, इनका नाम है टेंसन। आप अपने क्वेश्चन आंसर में इसको लिख सकते हो। इन्होंने ये बोला है कि प्रस्ताव का स्वीकृति के साथ वैसा संबंध है जैसा जलती हुई तीली का बारूद के साथ। दोनों अलग है ना, दोनों अपना, अगर दोनों मिलेंगे नहीं तो विस्फोट नहीं होगा, दोनों अगर अलग अलग है तो उनका कोई ज्यादा अस्तित्व है नहीं, ठीक है। तो जब प्रस्ताव स्वीकृत होता है तभी एक्सेप्टेंस बनता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके आवश्यक तत्व को कवर करेंगे कि आवश्यक तत्व क्या होंगे प्रस्ताव के, इसको देखते हैं। तो आप लोग को मजा आ रहा है? चलिए तो हम इसको खोलते हैं, स्वीकृति के आवश्यक तत्व। चलिए तो फर्स्ट इसका पॉइंट है, हेडिंग डाल लीजिए, स्वीकृति का आवश्यक तत्व कि स्वीकृति की वैध संसूचना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हेडिंग डाल लीजिए। इसमें बहुत फर्स्ट आवश्यक तत्व है स्वीकृति का। फर्स्ट है स्वीकृति की वैध संसूचना, स्वीकृति
की वैध संसूचना, इंग्लिश वाले लिख लीजिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बहुत फेमस केस इसमें है एक, फेल्ट केस याद रखना है आपको, फेल्ट हाउस वर्सेस बनाम, इसको हिंदी वाले बनाम लिखेंगे विंडेल, विंडले 1863, ठीक है। इसमें बोला गया है स्वीकृति की वैध संसूचना होना जरूरी है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हुआ था कि इस बार वादी ने अपने भतीजे को घोड़े बेचने के लिए एक ऑफर दिया और ये बोला कि इस घोड़े को तब तक मत बेचना जब तक मैं ना बोलूं, और अगर तुम कुछ रिप्लाई नहीं देते हो तो मैं समझूंगा कि तुमने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो जो प्रतिवादी होता है वो घोड़ा नहीं बेचता है, मतलब अपने जिन्होंने ऑफर दिया था उनको कुछ नहीं बोलता है, तो वादी समझता है कि हाँ प्रतिवादी ने कुछ रिस्पांस नहीं दिया तो मैं इसको वैध संस्वीकृति मानूंगा। ऐसा नहीं है, वैध संस्वीकृति के लिए जरूरी है कि आपने जिसको प्रपोजल दिया है उसी के द्वारा एक्सेप्टेंस चाहिए। ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हें अपना पेन बेचना चाहता हूँ, ठीक है। बी ने ना हाँ बोला ना सी बोला, ना बोला, और सी ने जाके बोल दिया कि हाँ बी आपका पेन खरीदना चाहता है। तो इस चीज को, ये जो क्रम बना, ये कोई भी वैध संस्वीकृति नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है उस व्यक्ति ने जब तक अगर कोई अपना एजेंट अथोराइज नहीं किया या कोई ने अपना रिप्रेजेंटेटिव अथोराइज नहीं किया, और या तो उसको कोई पावर ना दी गई हो कि ठीक है तुम मेरे बिहाफ में जाके स्वीकार कर लो, अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो जब तक जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है उस व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया है तो ऐसा प्रस्ताव वैध स्वीकृति नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है स्वीकृति की वैध संसूचना, मतलब जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है उसी व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। ये एक फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले का केस है, इसको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड जो टॉपिक है सेंटेंस है वो यही है इसका। सेकेंड आवश्यक तत्व यही बोला गया है कि स्वीकृति की संसूचना, आप लिख लीजिए, स्वीकृति की संसूचना उस व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जिसे स्वीकार करने का अधिकार है। सेकेंड, स्वीकृति का संसूचना उस व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जिसे स्वीकार करने का अधिकार है, स्वीकार करने का अधिकार है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख लीजिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय अ पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। जो मैंने इस केस में भी एक एग्जाम्पल दिया है वही सेम यहाँ पे आता है कि जिस व्यक्ति को कोई आपने प्रपोजल दिया है, अगर उस व्यक्ति ने किसी अदर पर्सन को अथोराइज किया है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, या जिस व्यक्ति को दिया है वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको एक बात बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इजी है, ठीक है। रिपीटेडली जो चीजें होती हैं वो बोला गया है, आपको लिखना कैसे है ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उस चीज को लिख सकते हो। और केस लॉज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसमें एक केस आता है पावेल बनाम ली, इसको आप रेफर कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है, ये हम आवश्यक तत्व समझ रहे हैं। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, स्वीकृति स्पष्ट या गर्भित हो सकती है। स्वीकृति स्पष्ट या गर्भित हो सकती है, इसका क्या मतलब है? ये तो शब्द से ही, सेंटेंस से ही समझ आ रहा है ना। एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। एक्सप्रेस का तो आप समझते हो, जहां आप शब्दों से बोल देते हो हाँ हम इसको स्वीकार करते हैं। इम्प्लाइड वो होता है जब आप कभी कंडक्ट से भी, जैसे हम बोलते हैं कि भाई चाय पीने चलेगा तो अपन बोलते हैं तो ये हमारा कंडक्ट है, जब हमने इस तरीके से बोला ये हमारा कंडक्ट है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस उसी पर्सन ने किया। अब आपसे बोला कि आप चाय पीने चलोगे, आप कुछ ही नहीं बोल रहे, ना हाँ से बोल रहे हो ना आप कंडक्ट से बोल रहे हो, तो ये तो आपकी एक्सेप्टेंस मानी ही नहीं जाएगी ना। कम्युनिकेशन होना तो जरूरी है ना किसी प्रस्ताव का,
और आप एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो ये भी बता दिया गया है कि स्पष्ट और गर्भित होनी चाहिए। तो स्पष्ट में जैसे हाँ ना ये होता है, आप बोल के बोल रहे हो, ठीक है। और इम्प्लाइड गर्भित मतलब कि आप कंडक्ट के द्वारा बता रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं बोल नहीं रहे हो, पर आपके जेस्चर पोस्चर ऐसे है कि उसके बारे में आप सामने वाले को समझ आ रहा है कि ये हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है, ठीक है। तो ये होता है, तो आप इसको लिख सकते हो। तीसरा लास्ट है इसका पॉइंट है कि स्वीकृति पूर्ण तथा बिना शर्त की होनी चाहिए। स्वीकृति पूर्ण तथा बिना शर्त के होनी चाहिए, बिना शर्त के होनी चाहिए। हो सकता है आपको बोर्ड अच्छे से ना देखे इसलिए मैं बोल रही हूँ जिससे आप लिख सको। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, सेक्शन 7 ये डील करता है, ठीक है। अगर बेयर एक्ट अगर कोई किसी को सेक्शन समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दे रही हूँ, सेक्शन 7 में ये पॉइंट डील करता है, ठीक है। स्वीकृति पूर्ण तथा बिना शर्त के होनी चाहिए। पूर्ण ऐसा कि अगर हाँ बोला तो आपने हाँ ठीक है पी लेंगे, हाँ ठीक है देखते हैं, ये जहाँ कंफ्यूजन हो वो चीज नहीं मैटर करेगी। और बिना शर्त की ऐसी, क्योंकि हमने प्रस्ताव में पढ़ा है कि अगर कोई व्यक्ति जो प्रस्ताव दे रहा है और वो उसके अनुसार होना चाहिए, अगर आप उसके अनुसार उसकी इच्छा की चीज को एक्सेप्ट करते हो तो वो प्रस्ताव माना जाएगा। अगर आप कोई शर्त लगा देते हो तो वो तो चेंज ही हो जाएगा ना, फिर तो वो काउंटर ऑफर पे आ जाएगा जहां मूल प्रस्ताव बदल दिया जाता है। तो समझ आ रहा है ना ये पॉइंट। स्वीकृति पूर्ण तथा स्पष्ट होना चाहिए। तो अगर आपकी स्वीकृति की परिभाषा आ जाए, स्वीकृति के आवश्यक तत्व आ जाए तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। हो सकता है छोटे छोटे शॉर्ट नोट आ जाए तो वो अलग मैटर है। अब एक आता है कि स्वीकृति का ढंग, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है। अभी एक चीज आती है कि स्वीकृति कब पूर्ण होती है, प्रपोजल कब पूर्ण होता है। सेक्शन 4 और 5 वो थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, होगा तो मैं अभी समझा दूंगी, वरना इसकी मैं लास्ट क्लास ले लूंगी। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, तो हम वो करते हैं, ठीक है। अब दो तरीके से मोड ऑफ एक्सेप्टेंस आते हैं, आप देखते हैं। पहला आता है डाक द्वारा स्वीकृति। फर्स्ट आप लिख सकते हो डाक द्वारा स्वीकृति, हेडिंग डाल सकते हो आप इसके लिए कि स्वीकृति की मोड, संसूचना, स्वीकृति की मोड क्या है, ठीक है। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, तो एक आप डालोगे डाक द्वारा स्वीकृति, डाक द्वारा स्वीकृति, ठीक है। एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, तो देखिए इसमें एक केस आता है, बहुत फेमस केस है। आपको मैं बता दूं जितने भी टॉपिक है ना ये ऑलमोस्ट केस से डील होते हैं, ठीक है। आप केस की स्टोरी समझ जाओगे, अगर आपको केस का नाम नहीं पता पर अगर आप स्टोरी समझ जाओगे ना तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो इसमें एक केस आता है एडम्स वर्सेस लिंडसेल। देखिए हम ये जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये जो जब बना था ना उस टाइम प्रोसेस बहुत धीरे थी। 1872 का ये एक्ट है, उस टाइम प्रोसेस बहुत स्लो होती थी। मतलब जो भी कम्युनिकेशन होते थे ये या तो पोस्ट से होते थे, डाक से होते थे, टेलीग्राम से होते थे। मतलब 5 से 6 दिन लग जाता था कोई प्रपोजल आने में, किसी चीज़ का एक्सेप्ट होने में। ये जो अभी इस टाइम बहुत फास्ट हो गया है, तुरंत फ़ोन होता है, तुरंत एक्सेप्टेंस होती है, तुरंत कम्युनिकेशन हो जाता है। उस टाइम 1872 के टाइम तक बहुत स्लो प्रोसेस थी। तो इसलिए ऐसे वर्ड यूज हुए हैं कि डाक द्वारा स्वीकृति, फिर आएगा टेलीफोन द्वारा स्वीकृति, इस टाइप की। तो जब डाक द्वारा स्वीकृति होती है तो ये स्वीकृति मानी कब जाती है, पूर्ण कब होती है, ठीक है। तो मान लीजिए ए ने बी को कोई प्रपोजल भेजा, कोई प्रस्ताव भेजा डाक के द्वारा, ठीक है। जब प्रस्ताव डाक के द्वारा भेजा तो जब बी को मिला तो अभी तो प्रस्ताव का ज्ञान हुआ है बी को, बी ने स्वीकार नहीं किया है। तो पोस्ट ऑफिस ऐसे बने रहते थे, थोड़ा सा ड्राइंग इग्नोर कर देना, ड्राइंग अच्छी नहीं है। ए ने बी को प्रस्ताव भेजा। इस चीज को मैं और समझा दूं कि जब मैं रेवोकेशन एक्सेप्टेंस सेक्शन 3, 4, 5 रेवोकेशन कैसे होता है उसको समझाऊंगी, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन कैसे होता है उसको समझाऊंगी, तब ये चीज और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो ए ने बी को कोई प्रस्ताव भेजा और बी ने उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया।
पर जैसे ही बी स्वीकार करता है, उस लेटर को पोस्ट में डालता है, ठीक है। तो जैसे ही उस बी ने उस लेटर को पोस्ट में डाल दिया तो उसकी पावर से बाहर हो गया ना, एक वर्ड यूज होता है उसकी शक्ति से बाहर हो जाना, पावर से बाहर हो गया ना। तो जैसे ही पोस्ट में लेटर डाल दिया गया बी के द्वारा, ए के विरुद्ध स्वीकृति कंप्लीट मानी जाएगी, मतलब बी के द्वारा वो स्वीकृति पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। ये होता है डार्क द्वारा स्वीकृति। एडम्स वर्सेस लिंडसेल का केस आप इसमें देख सकते हो और इस स्टोरी को समझ सकते हो, ठीक है। सेकंड होता है टेलीफोन या टैक्स द्वारा स्वीकृति। आप डाल लीजिए एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन और टेलेक्स। टेलीफोन द्वारा स्वीकृति, टेलीफोन द्वारा स्वीकृति, एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन। अब क्या था, टेलीफोन वाले स्वीकृति में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल। आप लिख सकते हो भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल केस था। केस को नहीं समझाऊंगी वरना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। केस आप, मैंने बोला जैसे केस मैं बाद में समझाऊंगी, ठीक है। तो इस भगवान दास गिरधारी लाल को केस को समझ लेना। मैं बस ये बता रही हूँ कि टेलीफोन द्वारा स्वीकृति कब पूर्ण हो जाएगी, जब टेलीफोन द्वारा संविदा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि प्रस्ताव करने वाले को स्वीकृति का ज्ञान नहीं हो जाता। जैसे मैंने ये बोला वैसे वो ए ने बी को भेजा प्रस्ताव, बी ने स्वीकार किया नहीं किया, बी जब स्वीकार करता है तो वो डाक में डालता है, जैसे ही डाक में डाला और बी के ज्ञान में आ गया वहां स्वीकृति मानी जाएगी, और बी की शक्ति से बाहर हो गया वहां स्वीकृति मानी जाएगी, ठीक है। तो इसे केस को आप रेफर कर देना। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व प्रकार, वैसी स्वीकृति क्या है, स्वीकृति के आवश्यक तत्व, और ये है मोड स्वीकृति की संसूचना, ठीक है। डाक द्वारा स्वीकृति आप हेडिंग डाल सकते हो, टेलीफोन द्वारा स्वीकृति डाल सकते हो। एक टॉपिक आता है स्वीकृति की संसूचना, ठीक है। तो इसका मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगी क्योंकि थोड़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं रेवोकेशन में, कि रेवोकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, तो उसके लिए मैं बाद में आपको थोड़ा सा अलग से बनाऊंगी। अब आपका आता है प्रतिफल किसे कहते हैं। हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम फिर से आते हैं प्रतिफल के टॉपिक के साथ, ठीक है।